नमस्कार दोस्तों, जीके स्टडी विद राकेश में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि विधिवत है कि आज 23 मार्च 2022 है और 23 मार्च के दिन हम सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, तीन वीर क्रांतिकारियों के शहीद दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव यानी इन तीनों ने ऐसा क्या किया जो इन्हें शहीद की उपमा दी गई और भारतीय युवाओं के प्रेरणा स्रोत बनकर आते हैं शहीद भगत सिंह। तो इनके जीवन का परिचय करते हैं दोस्तों, एग्जाम के दृष्टिकोण से भी और वैसे जानकारी के स्रोत पर यानी जानकारी के माध्यम से भी हम ये जानेंगे कि भगत सिंह, राजगुरु इन्होंने ऐसा क्या किया जो हमारे बीच में आज भी यानी 1931 में इनको फांसी दे दी गई थी और 1931 के बाद में लगभग आज 80-90 साल हो गए दोस्तों। 80-90 साल में भी आज भी ये युवाओं के यानी प्रेरणा स्रोत बनकर रहे हैं। तो ऐसा इन्होंने क्या किया, इनका क्या फ्रीडम फाइटर था, यानी इनको स्वतंत्रता के दौरान जब भारत गुलाम था तो स्वतंत्रता के दौरान इन्होंने ऐसा क्या किया था, वो सब हम जानेंगे दोस्तों। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव आने पर से पहले दोस्तों हम 2-3 व्यक्तित्व के बारे में और जानेंगे, यानी इनकी पृष्ठभूमि तैयार करेंगे। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता होगा कि एक संगठन है जिसका नाम है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, यानी जिसे आप यूं कह सकते हैं HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी सितंबर 1924 में, यानी HRA की स्थापना हुई थी सितंबर 1924 में। इसकी स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों इसकी स्थापना यानी इस समय 18 साल का एक युवा था जिसका नाम था चंद्रशेखर आज़ाद। और इसी चंद्रशेखर आज़ाद यानी ये जिस जमाने में कॉलेज स्कूल की शिक्षा या यूं कह सकते हैं कॉलेज की शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, तब इनका एक सीनियर साथी था कॉलेज में जिसका नाम था सचिंदर सान्याल। सचिंदर सान्याल ने एक पुस्तक लिखी थी बंदी जीवन। दोस्तों, बंदी जीवन 1920 के असहयोग आंदोलन का पूरा वृतांत बताती है, यानी 19वीं सदी की तत्कालिक घटना के बारे में बताती है। तो इसी बंदी जीवन को पढ़कर चंद्रशेखर आज़ाद का मन क्रांतिकारी यानी चंद्रशेखर आज़ाद प्रभावित होते हैं और क्रांतिकारी कदम उठाते हैं। तो इन्हीं चंद्रशेखर आज़ाद, सचिंदर सान्याल यानी इन दोनों लोगों ने मिलकर एक संगठन की स्थापना की। उस संगठन का नाम था HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। अब दोस्तों, चंद्रशेखर आज़ाद कहते हैं कि गांधी का बहुत बड़ा अनुयायी था और 1920 के असहयोग आंदोलन के दौरान इन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी थी। और गिरफ्तारी के दौरान दोस्तों देखिए, जब इन्हें पकड़कर न्यायालय में न्यायाधीश के समक्ष पेश किया जाता है तो न्यायाधीश ने यानी जज ने इनसे सवाल किया था कि ए छोरे, तेरा नाम क्या है? तो इन्होंने कहा था कि मेरा नाम आज़ाद है। तो इन्होंने पूछा पिता का नाम? तो बोले पिता का नाम स्वतंत्रता। बोले ठिकाना जेल। तब न्यायाधीश ने गुस्से में यानी चंद्रशेखर आज़ाद के जवाब को सुनकर गुस्से से आग बबूला होकर चंद्रशेखर आज़ाद को 100 कोड़े मारने की सजा दे दी थी। उल्लेख ये भी मिलता है कि दोस्तों 100 कोड़े, अरे भाई, एक कोड़े पर जान निकल आती है, चमड़ी उधड़ जाती है। 100 कोड़े जब चंद्रशेखर आज़ाद को मारे गए तो 100 कोड़े जब मारे गए तो ये प्रत्येक कोड़े पर भारत माता की जय बोलता है। चंद्रशेखर आज़ाद 100 कोड़े तो खा लेता है, लेकिन उस दिन एक प्रतिज्ञा करता है कि जब तक जीऊंगा आज़ाद जीऊंगा, अंग्रेजों के हाथ नहीं लगूंगा। और इसी प्रेरणा के साथ वो जेल से भाग जाते हैं और भागने में सफल हो जाते हैं। अब इस HRA का प्रमुख यानी इस संगठन का उद्देश्य क्या था? तो इस संगठन का उद्देश्य ये था कि क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ावा देना। यानी ये संगठन तो सिर्फ अंग्रेजों को मूर्ख बनाने के लिए बनाया गया था, लेकिन मुख्य उद्देश्य तो इसका ये था कि क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ावा देना और अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना। अब अंग्रेजों को इतनी बड़ी शक्ति को यानी ब्रिटेन को बाहर निकालें तो कैसे निकालें? क्योंकि कॉलेज में पढ़ रहे हैं चंद्रशेखर आज़ाद, और कॉलेज में तो वो दौर होता है भाई जब गरीबी सामने होती है, यानी घराड़ा 1 रुपये 2 रुपये दिवे किराए के लाले पड़ रहे होते हैं। अब इस समय चंद्रशेखर आज़ाद के सामने सबसे बड़ी समस्या थी आर्थिक समस्या।
तब चंद्रशेखर आज़ाद के साथियों ने पूछा कि हम पैसा कहाँ से लाएं। यानी किसी भी घटना को अंजाम देने के लिए दो चीज़ों की बड़ी जरूरत थी, और सबसे बड़ा जरूरत थी पैसा, और दूसरी बड़ी जरूरत थी हथियार। तब चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने ही साथियों को प्रभावी उद्घोषण भाषण के माध्यम से, यानी प्रभावी प्रबोधन के माध्यम से, यूं कह सकते हैं कि उत्तेजित किया। अब कैसे किया तो वो सुन लीजिए दोस्तों, कि इस समय पैसा है अंग्रेजों के पास में और हथियार है अंग्रेजों के पास में, हम एक हथियार अंग्रेजों से लूट लेंगे और वैसा वैसा हथियार बना लेंगे, उन्हीं के हथियार से उन्हीं को मारेंगे। इन्होंने एक योजना बनाई कि पैसा लूटें कब। तो दोस्तों इसी समय एक घटना घटती है जिसका नाम था, इतिहास में प्रसिद्ध है, काकोरी षड्यंत्र, या यूं कह सकते हैं काकोरी ट्रेन डकैती। 9 अगस्त 1925 को यह घटना घटित हुई थी। दिल्ली से एक ट्रेन रवाना हुई थी, उस ट्रेन का नाम था दोस्तों 8 डाउन एक्सप्रेस। यानी दिल्ली से एक ट्रेन रवाना होती है और ट्रेन का नाम है 8 डाउन एक्सप्रेस। यह कलकत्ता जा रही थी और इस ट्रेन में पूरे साल का लगान भरा हुआ था दोस्तों। यानी इस ट्रेन में क्या भरा हुआ था, पूरे साल का लगान अंग्रेजों ने जहां यानी पूरे भारतवर्ष से वसूल किया और पूरे साल का लगान भरा हुआ था। अब अंग्रेज आज़ाद को ये बात पता चल जाती है कि इस ट्रेन में पूरा माल भरा हुआ है और वो इसको लूटने की सूचना बनाते हैं। वो सोचते हैं कि अगर इस ट्रेन को लूट लेते हैं तो हम तो माला माल हो जाएंगे और अंग्रेजों को बाहर निकालने में सक्षम हो जाएंगे। अब योजना बनाई जाती है कि हम दिल्ली से बैठेंगे। तब किसी ने कहा कि दिल्ली में अंग्रेजों का पूरा माल भरा हुआ है और दिल्ली में अंग्रेजों के पुख्ता इंतजाम होंगे, प्रत्येक यात्री की बारीकी से जांच होगी, तब वहां से बैठ नहीं सकेंगे, ये असंभव हो। और दिल्ली से चलने के बाद में ये ट्रेन कहीं रुकेगी भी नहीं। तब चंद्रशेखर आज़ाद इस ट्रेन को लूटने के लिए यानी बहुत भरसक प्रयास करते हैं। तब पता चलता है कि यह उत्तर प्रदेश के सहारनपुर नामक स्टेशन पर कुछ देर के लिए, यानी आप सभी जानते हैं जब ट्रेन में क्रॉस होती है तो क्रॉसिंग के दौरान ये ट्रेन रुकेगी 5-7 मिनट, वहां रुक सकती है। अगर वहां रुके, अगर वहां से हम चढ़ जाते हैं तो इस ट्रेन को लूट सकती है। अब ये ट्रेन यानी दिल्ली से यूपी के सहारनपुर जिले में कांकोरी नामक रेलवे ट्रैक पर क्रॉसिंग करेगी। आज़ाद इस समय 4 सदस्यों की, यानी प्रमुख सदस्यों का नाम लेता हूं दोस्तों। वैसे तो HRA में बहुत सारे सदस्य थे, 4 सदस्य, जिसमें से सबसे पहला सदस्य राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी। और स्वयं 5वें सदस्य के नाम में आते हैं दोस्तों चंद्रशेखर आज़ाद। राम प्रसाद बिस्मिल्ला, अशफाक उल्लाह, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी मिलकर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर नामक कांकोरी स्टेशन पर इस ट्रेन में बैठते हैं और इस ट्रेन को लूटते हैं। और यानी इन्होंने इस ट्रेन को लूट लिया। राम प्रसाद बिस्मिल्ला वह व्यक्तित्व है दोस्तों जिन्होंने एक गाना लिखा था कि सरफरोशी की तमन्ना है अब हमारे दिल में है, तो ये गाना इनका ही लिखा हुआ था। अशफाक उल्लाह के बारे में अगर जानना चाहते हो तो अशफाक उल्लाह वह प्रथम भारतीय मुसलमान था जो फांसी पर चढ़ा था। तो दोस्तों कांकोरी ट्रेन को लूट लिया जाता है। ब्रिटिश प्रशासन ने HR को पता चल जाता है कि HRA के सदस्यों ने यह काम किया था। तब इनकी धरपकड़ शुरू हुई थी और कुल 29 लोग गिरफ्तार हुए थे। इन चारों लोगों को गिरफ्तार कर सभी, यानी राम प्रसाद बिस्मिल्ला, अशफाक उल्लाह, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह, चारों को गिरफ्तार किया जाता है और इनको फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया जाता है। चंद्रशेखर आज़ाद को गिरफ्तार नहीं कर पाती है अंग्रेजी सेना, और चंद्रशेखर आज़ाद का जो संगठन था जिसका नाम था HRA लगभग पूर्णतः असफल हो गया था। अब दोस्तों इसी समय जब HRA काम कर रहा था, इसी समय पंजाब में एक संगठन, पंजाब के 3 युवा जिनमें नाम आता है भगत सिंह, यशपाल और छबील दास, इन्होंने 1926 में नौजवान साथी से नाम का संगठन बनाया था। और 1927 में आगमन हुआ था दोस्तों साइमन कमीशन का। साइमन कमीशन का आगमन हुआ था। अलग अलग जगह पर अलग अलग लोगों ने विरोध किया था। जब दिल्ली में हुआ तो मोतीलाल नेहरू ने विरोध किया। पंजाब में आए थे तो लाला लाजपत राय ने विरोध किया था। और लाला लाजपत राय का जब साइमन कमीशन का विरोध हुआ था तो लाला लाजपत राय पर
लाठीचार्ज कर दिया गया था, जिसमें लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। और इसी लाला लाजपत राय का सबसे बड़ा अनुयायी था भगत सिंह। अब शुरुआत होती है कहानी, भगत सिंह से जुड़ती है दोस्तों। अब देखो, इधर चंद्रशेखर आजाद फ्री हो चुका है, यानी HRA एसफल हो गया। नौजवान साथी संगठन था, वो भी एसफल मानो, 3 लोगों से संगठन चला नहीं। और भगत सिंह भी किसी न किसी तरीके से चाहता है कि इन अंग्रेजों से लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लिया जाए। इसी भगत सिंह के बारे में अगर इनका पूरा नाम देखें तो शहीद आजम सरदार भगत सिंह इनका पूरा नाम था दोस्तों। इनका जन्म हुआ था 27 सितंबर 1907 को। लोवेलपुर नामक गांव था पंजाब का, वहां जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम था सरदार किशन सिंह, तो इनकी माता का नाम था विद्यावती कौर। तो वहीं इनके साथी राजगुरु का नाम था, पूरा नाम था शिवराम हरि राजगुरु। 24 अगस्त 1908 पुणे महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था। हरिनारायण इनके पिता का नाम था, जबकि माता का नाम था पार्वती बाई। महाराष्ट्र में आप सभी जानते हैं कि बाई के नाम से संबोधित किया जाता है महिला को। तो वहीं तीसरे व्यक्तित्व जो प्रमुख रूप से हम याद करते हैं 23 मार्च को, तो उनका नाम था सुखदेव थापर, पूरा नाम था सुखदेव थापर। 15 मई 1907 को जन्म हुआ था लुधियाना पंजाब में। इनके पिताजी का नाम था रामलाल थापर और माता का नाम था रल्ला देवी। तो ये 3 व्यक्तित्व थे। इनका जन्म कहाँ हुआ, इनका पूरा नाम क्या था, पिता का नाम क्या था, माता का नाम क्या था। तो ये एक बेसिक इंट्रो था दोस्तों। अब दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह किसी न किसी तरीके से, यानी दोनों अपने अपने काम पर असफल होते हुए प्रतीत हो रहे थे और इधर उधर भटक रहे थे, अपनी योजना बना रहे थे। तब चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह की दिल्ली के कोटला मैदान पर, दिल्ली का कोटला मैदान है, अक्टूबर 1928 पर मुलाकात होती है। और भगत सिंह ने HRA को पुनर्जीवित करते हुए उसमें एक नया शब्द जोड़ दिया था और इस संगठन का नया नाम आया था HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। यानी यूं कह सकते हैं कि भगत सिंह अंबेडकर के बाद में वह दूसरा व्यक्तित्व था जिसने सोशलिस्ट शब्द दिया था दोस्तों। यानी वह, हालांकि भगत सिंह का एक लास्ट यानी 23 मार्च से पहले इन्होंने एक पत्र लिखा था, वो भी मैं आपके साथ में जरूर साझा करूंगा दोस्तों। यानी सोशलिस्ट का मतलब समाजवाद, यानी ये हमारे समाज के बारे में चर्चा कर रहे हैं, समाज में हो रही विभेद, यानी अंग्रेजों के खिलाफ। अंग्रेज तो हमें लूट ही रहे थे, प्लस समाज में जो असमानताएं थी उसको भी भगत सिंह कहीं ना कहीं दूर करना चाहते थे। तो भगत सिंह कोई छोटा मोटा व्यक्तित्व नहीं है दोस्तों, ऐसे ही कोई युवाओं के प्रेरणा स्रोत नहीं है। सोशलिस्ट जैसे शब्द का जन्मदाता कह सकते हैं आप HSRA में। तो दोस्तों, भगत सिंह, राजगुरु और आजाद ने मिलकर एक प्लानिंग की जाती है और लाला लाजपत राय के हत्यारे सैंडर्स को मारने की योजना बनाई जाती है। और इन्होंने सैंडर्स की हत्या की थी 17 अक्टूबर 1928 को। लाहौर का पुलिस अधिकारी था जिसने लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज किया था। 17 दिसंबर 1928 को लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज का आदेश देने वाला व्यक्ति था, उसका नाम था सैंडर्स, जो लाहौर का पुलिस अधिकारी था। उसकी इन्होंने दिन दिहाड़े हत्या कर दी थी और किसी को कानो कान खबर नहीं मिली कि किसने इसकी हत्या कर दी। यानी अंग्रेजों को इस बात की पता ही नहीं चला। अब दोस्तों, भगत सिंह का एक साथी था जिसका, यानी इस काम को तो इन्होंने अंजाम दे दिया, अब अंग्रेजों को पता ही नहीं चला। अंग्रेज सक्रिय हो चुके थे, लेकिन क्या करें, कोई पुख्ता सबूत लगे ही नहीं हाथ। तब उल्लेख मिलता है कि भगत सिंह का एक और साथी था जिसका नाम था बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली में एक बैठक चल रही थी, यानी दिल्ली में एक बैठक चल रही थी। इस दिल्ली बैठक में इन्होंने सरेआम एक बम फेंक दिया था और बम फेंककर पर्चे फेंके थे और पर्चों में ये लिखा था कि हमारा उद्देश्य किसी को हताहत करना नहीं है, जबकि हमारा उद्देश्य यह है कि बहरे हो चुके प्रशासन के खिलाफ में आवाज उठाना। यानी ये प्रशासन जो हमारा शोषण कर रहा है, ये प्रशासन जो हमारी ओर देख नहीं रहा है। और इसी उद्घोष के साथ में इन्होंने नारा दिया था, इनकलाब जिंदाबाद। यानी भगत सिंह ने केंद्रीय असेंबली में बम फेंकते हुए ये कहा था कि हमारा उद्देश्य किसी को हताहत करना नहीं है, किसी को मारना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य सिर्फ यही है कि ये बहरा हो चुका प्रशासन, ये इसको हमारी आवाज इसके तक तो हमारी आवाज पहुंचाना। और इनकलाब जिंदाबाद का नारा देते हैं। इनकलाब जिंदाबाद का नारा देते हुए भगत सिंह ने
यानी ईमानदारी, यहाँ से भाग सकते थे भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, लेकिन भागे नहीं दोस्तों, वो यहीं अपनी गिरफ्तारी देते हैं ताकि लोगों का ध्यान उनकी ओर आकर्षित हो। अब दोस्तों जैसे ही भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को वहाँ से गिरफ्तार किया जाता है केंद्रीय असेंबली दिल्ली से, तमाम बड़े अंग्रेज अधिकारी बैठे हुए थे वहाँ, हालांकि कोई मरा नहीं था उसमें, कोई घायल भी नहीं हुआ था, क्योंकि उन्होंने बम भी ऐसे स्थान पर फोड़ा जो स्थान खाली था। इनका उद्देश्य सिर्फ पर्ची बांटना था, यानी अंग्रेजों का ध्यान आकर्षित करना था, यूं कह सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों HRA के सभी सदस्य लगभग गिरफ्तार हो जाते हैं। ये HSRA के लगभग सभी सदस्य गिरफ्तार हुए, और गिरफ्तारी के बाद में दोस्तों ये संगठन पुनः यूं कह सकते हैं कि असफलता की ओर चला जाता है। इसी बीच में चंद्रशेखर आज़ाद अकेले पड़ जाते हैं, हालांकि पुलिस उनको पकड़ नहीं पाती है। अब HSRA के सभी सदस्यों को पकड़ा जाता है और लाहौर में जेल ट्रांसफर कर दिया जाता है। और इनको दोस्तों, यानी इन्होंने बम फेंका था, लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया दोस्तों, सबसे बड़ी घटना यही था, अंग्रेजों ने भगत सिंह और HSRA के जो भी प्रमुख सदस्य थे उन पर सैंडर्स की हत्या का आरोप लगा दिया दोस्तों, और सैंडर्स की हत्या का आरोप लगाते हुए इन्हें आतंककारी कैदी का दर्जा दे दिया, यानी आप आतंकवादी हैं, अंग्रेजों का मानना ये था। जब आतंककारी कैदी का दर्जा मिला तब इन्हीं HSRA के सदस्यों ने भूख हड़ताल कर दी थी दोस्तों। भूख हड़ताल इसलिए की गई थी ताकि इन्हें राजनीतिक कैदी का दर्जा मिले, क्योंकि अभी तक इन पर आरोप सिद्ध नहीं हुआ था, यानी कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हुआ था। इन्होंने बम फेंका था तो जिसमें कोई हताहत नहीं हुआ था, लेकिन इनके ऊपर सैंडर्स की हत्या का आरोप जबरन लगाया गया था अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा। यानी यूं कह सकते हैं लाहौर कांड का जबरन इनके ऊपर मामला थोपा गया था अंग्रेजों के द्वारा, क्योंकि अंग्रेजों के पास में कोई पुख्ता सबूत नहीं था। तब दोस्तों उल्लेख ये मिलता है कि पश्चिम बंगाल का एक वीर नौजवान साथी जिसका नाम था जतिन दास 64 दिन की भूख हड़ताल के बाद में 13 सितंबर 1929 को लाहौर जेल में शहीद हो गया था। यानी भगत सिंह के साथी कितने इंपॉर्टेंट है जतिन दास के बारे में। भारत के बहुत सारे युवा ऐसे भी हैं मेरे साथी वीडियो देख रहे हैं जो जतिन दास के बारे में जानते नहीं हैं। अगर मैं बात करता तो अकेले भगत सिंह पर बात कर सकता था दोस्तों, लेकिन मैंने आपको उन अपरिचित लोगों से मिलवाने का साहस किया जिनके बारे में आप जानते नहीं दोस्तों। ये भी बहुत बड़े क्रांतिकारी थे दोस्तों, यानी भगत सिंह का पूरा साथ दिया था जतिन दास ने, और 64 दिनों की भूख हड़ताल के बाद में लाहौर जेल में अपने प्राण त्याग दिए थे दोस्तों। इसी बीच में एक और घटना घट जाती है दोस्तों। बात आती है 27 फरवरी 1931 को। 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आज़ाद अपने किसी मित्र के साथ में बैठे हुए थे इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में। तब किसी गुप्तचर ने अंग्रेजों के, या यूं कह सकते हैं को प्रशासन को सूचना दी थी कि आपका सबसे बड़ा आरोपी इस समय पार्क में बैठा हुआ है, आप गिरफ्तार चाहो तो कर सकते हो या गोली मार सकते हो। तब अंग्रेज अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक आया था नाट बाबर ने अल्फ्रेड पार्क को चारों तरफ से घेर लिया था। तब उल्लेख ये मिलता है कि चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने साथी को वहाँ से विदा कर दिया था और ये कहा था कि मैं यहाँ अकेले ही लड़ूंगा। चंद्रशेखर आज़ाद के पास में कहते हैं एक पिस्टल थी, 6 गोलियाँ थी, 6 गोलियों में से 5 गोलियों से 5 अंग्रेजों को निशाना बनाया। अंतिम गोली अपनी प्रतिज्ञा स्वरूप, यानी मैं आज़ाद था, आज़ाद रहूँगा, आज़ाद हूँ और आज़ाद रहूँगा, और कनपट्टी पर गोली चला ली। तारीख थी 27 फरवरी 1931 को, यानी उसी साल जब भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी दी गई, उसके ठीक 1 महीने पहले चंद्रशेखर आज़ाद इस दुनिया से अलविदा कह गए थे। और दोस्तों ये आप भी जानते हैं, ये मैं भी जानता हूँ कि वह कौन गुप्तचर था जिसने चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में ये गोपनीय सूचना अंग्रेजों तक पहुँचाई थी। इस फाइल के बारे में दोस्तों, ये फाइल आज तक सार्वजनिक नहीं की गई। अब क्यों नहीं की गई है? क्योंकि किसी एक बड़े नेता का नाम आएगा जिसको हम अपना आदर्श मानते हैं, इसलिए ये फाइल आज तक कभी ओपन नहीं हुई। अब दोस्तों इसी बीच में एक नया घटनाक्रम और हो जाता है। इसी बीच में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था दोस्तों, जिसे नमक सत्याग्रह कह सकते हैं, 1930 के दौरान चला था। 1930 में जब 5 मार्च 1931 के बीच में गांधी इरविन समझौता हुआ था दोस्तों। 5 मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था, और गांधी इरविन समझौते के तहत यह तय हो गया था कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी होगी, और 100% होगी, क्योंकि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव
इनकी फांसी का कोई स्पष्ट तौर पर गांधी इरविन समझौते में, यानी फांसी तो तय हो गई थी, लेकिन इनकी रोक के लिए गांधी ने कुछ नहीं किया था। गांधी ने एक स्टेटमेंट दिया था, गांधी का ये स्टेटमेंट है। गांधी ने ये कहा था कि ऐसे राजनीतिक कैदी जिन पर हिस्सा का आरोप तय नहीं है उन्हें तत्कालीन रिहा किया जाए, तब मैं मेरा सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी बहुत सारी शर्तें थी, उसी में से एक शर्त ये भी थी कि गांधी इरविन समझौते की कि ऐसे राजनीतिक कैदी, दोस्तों अभी मैंने बताया था कि भगत सिंह पर आरोप कैसा लगा हुआ था, आंतककारी कैदी का। गांधी क्या कह रहा है कि ऐसे राजनीतिक कैदी जिन पर हिंसा का आरोप तय नहीं है उन्हें रिहा किया जाए। यानी कहीं ना कहीं गांधी ये चाहता नहीं है कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा टले। जब गांधी इरविन समझौता हो चुका था तब ये तय हो गया था दोस्तों, 20 दिन, या यूं कह सकते हैं 5 मार्च को हुआ, 23 मार्च को फांसी हो गई थी दोस्तों। तो ये 15-20 दिन पहले ही तय हो गया था कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी होगी। गांधी चाहता ही नहीं था दोस्तों। अब दोस्तों फांसी के एक दिन यानी 24 मार्च को फांसी होनी थी, 24 मार्च से फांसी होनी थी, लेकिन एक दिन पहले इतना लाहौर की जेल के बाहर इतना जमावड़ा हो गया था भारतीयों के द्वारा कि अंग्रेज स्वयं डर गए थे। यानी अंग्रेजी सत्ता स्वयं डर गई थी, उन्हें ये लगने लग गया था कि ये भीड़ कहीं जेल कोई न उखाड़ फेंके। तब अंग्रेजी प्रशासन ने अपनी कायरता दिखाते हुए, यानी जितने निम्न शब्दों का प्रयोग कर सकता हूं अंग्रेजी हुकूमत के लिए वो शब्द, क्योंकि उन्होंने भारत के 3 नौजवान साथियों के साथ में, ऐसे तो अंग्रेज दोस्तों दुनिया में अंग्रेज ये हल्ला करते हैं कि हमारे जैसा लोकतंत्र कहीं नहीं है, जबकि लोकतंत्र में सबसे घटिया कार्य इन्होंने यही किया था दोस्तों। यानी इन्होंने फांसी की डेट तय की थी, लेकिन डेट के एक दिन पहले 7:30 बजे, आज तक उल्लेख है दोस्तों, कभी रात में किसी को फांसी नहीं दी जाती है, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत ने अपने बचाव के कारण, अपने डर के कारण कायरता दिखाते हुए इन तीनों को लाहौर की जेल में फांसी की सजा दे दी गई थी। और उल्लेख यह भी मिलता है कि इनके शवों को सतलुज नदी में बहा दिया गया था। तो दोस्तों ये थी पूरा भगत सिंह का वृतांत, यानी ए से लेकर जेड तक मैंने बता दिया कि भगत सिंह कैसे क्रांतिकारी बने, उनका कौन कौन साथी था, किन किन साथियों ने कैसा कैसा योगदान दिया, इसके बीच में गांधी का क्या योगदान रहा। भगत सिंह का अंतिम पत्र ये भी था दोस्तों, उन्होंने, हालांकि पत्र बहुत बड़ा था, अंतिम लेख लिखा था, उन्होंने कहा था कि मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं भारत माता के लिए प्राणों का त्याग कर पाऊंगा, लेकिन मुझे एक दुख ये भी है कि मैंने जो सपने देखे थे सोशलिस्ट भारत के, यानी समाजवाद का जो सपना मैंने देखा था, उसका 1,000वां हिस्सा भी पूरा नहीं हुआ है। अगर काश मैं जिंदा रह पाता तो इन सपनों को स्वतंत्र भारत में जरूर देखता दोस्तों। तो दोस्तों स्वतंत्र भारत में हम सब भगत सिंह के अनुयायी हैं, भगत सिंह को अपना आदर्श मानते हैं, तो उन्हीं को आदर्श मानते हुए अपने जीवन में प्रेरणा लीजिए, ताकि हम भगत सिंह ने जिस भारत की संकल्पना की थी, आज़ाद भारत की, उस भारत में यानी जो जाति विविधता आ रही है वो ना कभी हो। तो ये थी दोस्तों पूरी जानकारी भगत सिंह के बारे में। आपको ये जानकारी कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों, और अपने मित्रों तक इस वीडियो को जरूर साझा करना। जय हिंद, जय भारत।